अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अख्तर है और द राइट वे इंस्टीट्यूट से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बियॉन्ड करंट अफेयर्स बेसिकली एक लेक्चर सीरीज हमने इनिशिएट की है जिसमें आपके जो सीएसएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या हेडेक जो एक एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है करंट अफेयर्स को पढ़ने के दौरान, कि वो ना सोर्सेज को सही से जान पाता है कि सही सोर्सेज क्या हैं। उन सोर्सेज में से अगर वो जान भी ले तो नॉलेज जो है वो लेना वो एक मुश्किल टास्क होता है। और उसके अलावा जो टाइम कंज्यूम होता है एक एस्पिरेंट का, वो तकरीबन 40 to 50% ऑफ द डे एन एस्पिरेंट डेडिकेट टू द करंट अफेयर्स। सो इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए और टॉपर्स की स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखते हुए द राइट वे इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म ने ये लेक्चर सीरीज इनिशिएट की है जिसमें हम आपके बिहाफ पे वो ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या दूसरे सब्जेक्ट्स में रिफर्ड हैं, और उनमें बेसिकली शामिल हैं न्यूज़पेपर सच एज डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और भी बहुत सारे और रिसर्च पेपर्स, उनको रिफर करके आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे नॉलेज डेटा जो कि रिलेवेंट होगी ना कि सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के पेपर में, बल्कि हर सीएसएस के दूसरे सब्जेक्ट्स में सच एज एसए, इवन प्रेसी और पॉलिटिकल साइंस, आईआर, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी। हम डेटा को टेक्निकली इस तरीके से डिराइव करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स, नॉलेज की प्रॉब्लम, कंटेंट की प्रॉब्लम जो भी जिस किसी भी सब्जेक्ट में अगर आती हैं तो वो सॉल्व हो जाए। सो इस लेक्चर सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस लेक्चर से आपको आपके सीएसएस की प्रिपरेशन को बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। थैंक यू सो मच। तो मूविंग फॉरवर्ड, आज जो लेक्चर सीरीज की जो पहली न्यूज डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है वो बर्गन स्टॉक ब्रेक थ्रू के बारे में है। कि बर्गन स्टॉक में आपको पता है कि यूएस ईरान की जो नेगोशिएशन टीम्स हैं वो बैठी हैं और टेक्निकल टीम्स की बेसिकली उनका एक प्रोसेस चल रहा है डायलॉग का कि चीज़ों को किस तरीके से फाइनलाइज करें। जो 60 डेज का क्वेश्चन था 14 पॉइंट्स में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये डायलॉग चल रहा है। और बर्गन स्टॉक में एक ब्रेक थ्रू जो सबसे बड़ा आया है वो आज के दिन पे वो ये था कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, उसके पर्सपेक्टिव में आज यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली ईरान को जो कमिटेड सैंक्शन रिलीफ था ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए वो दे दिया है। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ये एग्जेम्पशन देगा या सैंक्शन रिलीफ देगा, क्योंकि जो एनिमोसिटी थी वॉर की स्टार्ट में ईरान और यूएस के दरमियान, तो ये नहीं समझा जा रहा था कि इतना बड़ा रिलीफ जो कि JCPOA एग्रीमेंट हुआ 2016 में उसको देखा गया तो ये जो रिलीफ है सैंक्शन का ये प्रोसीजरल था, टाइम बाय टाइम था। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है ईरान और यूएस की लास्ट फरवरी में, उसके बाद देखा जा रहा है कि उस वॉर के नताइज जो हैं वो ईरान की फेवर में हैं। और ये ब्रेक थ्रू आया है जो कि कमिटेड था बेसिकली 14 पॉइंट्स में, और उसमें यूएस ने इशू किया है टेम्पररी सस्पेंशन और ये ईरान अब अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है मेरे ख्याल में 1 अगस्त से, और लाइसेंस भी दिए गए हैं। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा है कि ये जो रिलीफ है वो जो हमने उनसे जो रिलीफ के बदले में जो चीज ली है वो ये है कि ईरान या तेहरान विल प्रोवाइड न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स हैं उनको एक्सेस देगा ईरान में कि वो जाके इंस्पेक्शन करें कि कोई इनरिच्ड यूरेनियम या न्यूक्लियर जो भी उनका डस्ट है या जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उनमें जाने की इजाजत देगा। बेसिकली जब लास्ट जून में वॉर हुई थी तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगचाई ने जो स्ट्राइक्स की थी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने जून में, उसमें ये कहा था कि हम उन्होंने एक्सेस बंद कर दी थी और उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम या यूएन के एक्सपर्ट्स कोई भी वहां पर उन्हें एक्सेस नहीं मिली। लेकिन अभी ये ब्रेक थ्रू आया है सैंक्शन रिलीफ के जो है रेसिप्रोकेट किया है उसमें, और ये जो है ना प्रोग्रेस जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो रही है। डायलॉग की वर्किंग कमेटीज वहां पर बैठी हुई हैं और ये न्यूक्लियर इशू हो या सीज फायर की कंटिन्यूएशन हो, इन सारे इश्यूज को देखा जा रहा है। सो ये प्रोग्रेस बड़ी इसेंशियल थी। और इस पर्सपेक्टिव में बेसिकली हमें
जो एनालिसिस बिल्ड होता है किसी भी टॉपिक या इशू का, अगर सीएस क्वेश्चन आ जाए तो हम अगर उसे डेली अपने नजर से छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को देखते जाएंगे तो हमारा एनालिसिस बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। हमारे पास वैरायटी ऑफ थॉट आती है, हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज भी होती है, हर चीज आ जाती है। सो इस लेक्चर सीरीज का भी इसेंशियली यही मकसद है कि आपको डेली रूटीन पे आपको ऐसे ही फैक्ट्स और ऐसे ही एग्जांपल्स और ऐसी केस स्टडीज जो कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हेल्प आउट करेंगे, उनमें आपका एनालिसिस भी बिल्ड करना है, आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है, कंटेंट भी प्रोवाइड करना है और आपका टाइम भी सेव करना है। सो इट इज अ वेरी इसेंशियल थिंग फॉर सीएसएस। और ये यूएस ईरान का जो पीस का जो रोड मैप है उसमें भी आपको डेली अपडेट्स देंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इट्स मोस्ट जो ये वॉर हुई है और इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि ये सीएसएस के तकरीबन 2 से 3 सब्जेक्ट्स में जरूर पूछा जाएगा। या पीएमएसआई या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सीसी अनाउंस करती है तो ये इस टॉपिक का आना मस्ट है। इस पर्सपेक्टिव में हम आपको डेली अपडेट देते हैं, पिछली लेक्चर सीरीज में भी जिस तरीके से दी थी। सो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं मूविंग फॉरवर्ड। अब एक और भी डेवलपमेंट हुई है इस पर्सपेक्टिव में कि कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान, के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फ्री ट्रेड है वो मूव करे और कम्युनिकेशन लाइंस हों कि अगर इमरजेंसी बुनियाद पे कहीं पर सीज फायर की वायलेशन होती है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक कम्युनिकेशन लाइंस की भी बहाली आई है, जो कि पहले नहीं थी। पहले कम्युनिकेशन लाइंस ट्रेडिशनली जो मीडिएटर्स होते थे या फैसिलिटेटर्स थे उनके थ्रू होती थी, लेकिन अभी डायरेक्टली कम्युनिकेशन लाइंस भी बिल्ड हुई हैं। इट मींस के ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो स्मूथली रन कर रहा है। अच्छा, कल एक फेक न्यूज भी आई थी, अब इसीलिए ही हम ऑथेंटिक सोर्सेज को रेफर करते हैं और आपको ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं कि आप सोशल मीडिया की एज में फेक न्यूज बहुत आ जाती हैं और आप जो है उसमें आपका एनालिसिस वैसे बिल्ड नहीं हो पाता। वो ये थी कि ईरानियन टीम जो है वो डायलॉग की जो टेबल है उसे छोड़ के आई है और ट्रम्प की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट में बेसिकली उन्होंने वहां पर ऐसे नहीं होता कि वो उठ के चले आए और अब कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही। बेसिकली टीम इस वक्त जो टॉक्स चल रहे हैं वो टेक्निकल टीम्स के हैं। जो समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में कुछ 2 दिन पहले वो बेसिकली थी उनके दरमियान जो हेड ऑफ द स्टेट थे या जो टॉप टायर लीडरशिप थी वो वहां पर मौजूद थी। उसके बाद टेक्निकल टीम्स ने बात करनी थी, तो उनका वापस आना और उनका रिप्लाई करना वो एक ये निशानदेही नहीं करता इस चीज की कि टोटली डायलॉग ही अब स्टॉप हो गया और चीजें नहीं बढ़ रही। सो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे आप। अच्छा हाँ, एक तो ये थी लेबनान सीज फायर, एक तो ये थी कि उनकी ये यूएस और ईरान के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस बहाल हो गई, और दूसरी लेबनान जो था वो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि लेबनान एक ऐसी पॉइंट थी कि जहां पर सीज फायर की वायलेशन बार बार हो रही थी। इजराइल की जो हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक्स थी साउदर्न लेबनान में, वो पर्टिकुलरली पीस प्लान आने के बाद भी। सो अभी एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया है इस डायलॉग यूएस और ईरान के दरमियान, जो कि मॉनिटर करेगा कि लेबनान में जो सीज फायर वो इंटैक्ट हो। आज के दिन पे जो है डेवलपमेंट ये थी कि लेबनान में कोई भी सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई, और इस डीकॉन्फ्लिक्शन सेल जो है ये भी इसेंशियली एक नई डेवलपमेंट है आफ्टर सैंक्शन रिलीफ और एक्सेस ऑफ यूएन न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स इनटू द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और उसके बाद डीकॉन्फ्लिक्शन सेल और कम्युनिकेशन लाइंस का बहाल। ये 4 चीजें थी जो डेवलपमेंट हुई हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अभी अब अगर हम बढ़े आगे तो एक और जो इसी पर्सपेक्टिव में ईरान और वॉर के पर्सपेक्टिव में जो नई डेवलपमेंट है वो ये आई है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और आज उन्होंने लैंड किया है। और ये दौरा बड़ी अहमियत का माइल है क्योंकि ये ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में दूसरा दौरा है, और ये पर्टिकुलरली पीस प्लान के बाद और पीस डील के बाद जो है वो आ रहे हैं, और पाकिस्तान में उन्हें बहुत ही वार्मली वेलकम किया गया है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सब ने वेलकम किया उन्हें एयरपोर्ट पे, और उसके बाद ये बड़ा अहमियत का हामिल है। तो मैंने जैसे कहा कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये दौरा, और इसमें जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस है उसने एक वर्ड यूज किया है जो कि आपको अपनी
पेपर्स में ज़रूर यूज़ करना है कि ये हाईलाइट उन्होंने किया है कि पाकिस्तान रिव्यू करेंगे, इस दौरे की वजह से रिव्यू होंगे फुल स्पेक्ट्रम रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। फुल स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, डिप्लोमेसी में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होता है और उनके दरमियान मुआहदे हो रहे होते हैं। फुल स्पेक्ट्रम डिप्लोमेसी जो होती है ना, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कम्युनिकेशन होता है और गवर्नमेंट टू पीपल भी होता है। तो फुल स्पेक्ट्रम डिप्लोमेसी जो है वो रिव्यू होगी। और फुल स्पेक्ट्रम डिप्लोमेसी एक जब दो नेशंस के बहुत ही क्लोज और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बन जाते हैं तो उनकी डिप्लोमेसी फुल स्पेक्ट्रम हो जाती है। और ये एक बहुत ही यूनिक वर्ड है जो कि आप अपने आंसर्स को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जरूर यूज करें। और ये जो है ड्यूअल नेचर है अपना, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट टू पीपल भी, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज हो जाते हैं, एजुकेशनल एक्सचेंज हो जाते हैं और भी दूसरी जो है मीडिया एक्सचेंज होता है दोनों कंट्रीज के दरमियान। सो दैट वाज द सिनेरियो ऑफ द विजिट ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान। अगर कल जो मुलाकातें होती हैं और जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको उसके बारे में कल बताएंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब जो तीसरी जो बड़ी चीज आई है वो है, बेसिकली ये मैंने इसलिए आपको बताना मुनासिब समझी है ये न्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी हम चीजों को जरूर देखते जाएंगे। हम सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि क्या रिटन मार्क्स के आपने जो रिटन पार्ट है उसको एड्रेस करना नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में भी आपको स्ट्रेंथन करना है। और ये जो है जीबी में जो इलेक्शन हुए थे बेसिकली रिसेंटली, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट एडवोकेट अमजद हुसैन सीएम बने हैं और वो अनअपोज सीएम बने हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और ये पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है बेसिकली इलेक्शंस के बाद। सो उसकी जो डेट है वो भी आप नोट डाउन कर लें। वो डेट थी 22 जून 2026 और अमजद हुसैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेड एज अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब इससे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी एसेंशियल न्यूज़ हैं। और अब हम जो न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूज़ यूरोपियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ क्या है कि कीयर स्टार्मर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है 2024 में लेबर पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी अपने इलेक्शंस में। और टोरीज हैं बेसिकली कंजर्वेटिव्स, उनको 14 साल के बाद जो है लेबर पार्टी को के सामने हार गई। और इसमें जो है कीयर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर बने थे और 2 साल के बाद एग्जैक्टली कीयर स्टार्मर पब्लिक प्रेशर की वजह से, अनपॉपुलरिटी की वजह से और जो ऐसे जो अनपॉपुलर रिफॉर्म्स हैं उनकी वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अब कीयर स्टार्मर यूके के पिछले 10 साल में 7वें प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपना टर्म भी पूरा नहीं कर रहे और वो इन चीजों की वजह से जो है वो अपनी पोस्ट से जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा ही पॉलिटिकल क्राइसिस है यूके में। और इस पॉलिटिकल क्राइसिस की जो वजूहात हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। अगर मैं आपको इन अ नटशेल बताऊं तो ये यूके में जो बेसिकली राइज हुआ है फार राइट पॉलिटिक्स का, उसमें जो नाइजल फराग हैं रिफॉर्म यूके पार्टी के, और उनका जो किरदार है वो भी बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली जो लिबरल पार्टीज हैं उन पे, मतलब राइट लेफ्ट विंग पार्टीज पे, उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन के इशू को बेसिकली जो इलेक्शन में ये कमिट किया गया था कि हम इमिग्रेंट्स की जो है जो फ्लो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का वो उसको घटाएंगे, लेकिन वो बढ़ता गया अपने नंबर्स में। और ये एक प्रेशर जो था फॉर राइट पार्टी का था। और दूसरा जो था जो हायर किया था बेसिकली यूएस के लिए एम्बेसडर कीयर स्टार्मर ने, और बाद में ये पता चला कि उसकी वेटिंग नहीं हुई। वेटिंग मींस के वो उनके उसके बारे में जो है सही इंटेलिजेंस एजेंसीज से जांच पड़ताल जो होती है वो प्रोसेस सही नहीं हुआ। और वो जो एम्बेसडर था उसके जेफरी एप्स्टीन जो कि
कन्विक्टेड है यूके में रेप केसेस में और दूसरी चीजों में। जेफरी एप्स्टीन के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो उस इशू ने पर्टिकुलर स्टामर को बहुत ही डीप जो है अनपॉपुलर बनाया। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है यूके में और पब्लिक स्पेंडिंग्स जो हैं वो घटती जा रही हैं। उसके अलावा पेंशन कट्स हैं और ये सारे इश्यूज मिलकर स्टामर के लिए भी हेडेक बने और उन्होंने भी रिजाइन किया। अब कहा यह जा रहा है कि एंडी बर्नहम जो है वो चार्ज संभालेंगे, वो भी लेबर पार्टी के हैं। और अब ये टोटल इन नटशेल आप यूरोपियन हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए कि फार राइट पार्टीज का जो राइज है वो ऐसी लेफ्ट को जो है ना वो डैमेज कर रहा है यूरोप में। अगर पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाए तो यूके में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में यूके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आप केयर स्टार्मर की केस स्टडी को जरूर कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकते हैं अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है, पेपर ऐसा आ जाता है कि हमें अगर करंट सिनेरियोज की सही तरीके से इन डेप्थ नॉलेज ना हो और हम अगर करंट डेवलपमेंट्स को सही तरीके से फॉलो ना कर रहे हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और पेपर जिसे हम कहते हैं सरप्राइजिंग आया, बेसिकली वो कोर्स का हिस्सा ही होता है लेकिन हम जो है ना उसको करंट पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं देख रहे होते। सो दैट इज द बिग डेवलपमेंट इन यूके राइट नाउ। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बेसिकली आज पार्लियामेंट में बजट से रिलेटेड डिबेट्स थी और उसमें मैंने बेसिकली कंक्लूसिव बजट तो आ जाएगा जब भी पार्लियामेंट से पास हुआ तो उस पर भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन दो चार ऐसे वर्ड्स थे जिसको मैंने आपको समझाना था जो कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी बात आती है कट मोशंस की। अब कट मोशंस बेसिकली क्या होते हैं? ये पावरफुल है, एक टूल है जो अपोजिशन के पास होता है पार्लियामेंट में कि वो जब भी बजट की डिस्कशन हो और बजट की जो डिस्कशन में डिबेट में वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो फंड्स एलोकेट होते हैं उन पे क्रिटिसाइज करे, उन पे जो है ऑब्जेक्शन रेज करती है। तो उस पर्टिकुलरली हर एलोकेशन पे जो उनके जो क्रिटिसिज्म है उसे कट मोशन कहा जाता है। और कट मोशन जो है इस बार पाकिस्तान इस बजट में तकरीबन 580 कट मोशन मूव किए कल पोजीशन पार्टीज ने। और इस पर्सपेक्टिव में ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक बहुत ही वो इम्पोर्टेंट चीज है। और आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी चीज आई थी इससे वो थी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में थी जो थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है सीएसएस में कि लेजिस्लेटिव की जो है इकोनॉमिक पावर्स आप बताएं या लेजिस्लेटिव का रोल बताएं तो पाकिस्तान में, तो लेजिस्लेटिव की इकोनॉमिक जो पावर्स हैं उसमें दो चीजें आपने जरूर डिस्कस करनी है इन केस भी इन पॉइंट्स भी, कि जो है कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, एक ये कमेटी है, दूसरी द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये लेजिस्लेटिव में इकोनॉमिक रोल जो है लेजिस्लेटिव का उसे डिफाइन करती है। ठीक है, इकोनॉमिक रोल कैसे करती हैं? अब कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू का बेसिकली ये होता है कि वो जो फाइनेंस बिल आता है उसको क्लॉज बाय क्लॉज रिव्यू करती है और उसको अमेंड करके दोबारा जो है भेज देती हैं पार्लियामेंट में, और उसका काम रिव्यू है बजट का। और दूसरा वो टैक्सेशन के जो मामलात हैं जो भी बजट में सेट किए गए उन्हें अल्टर करके भी उन्हें भी अल्टर कर सकती है, उसकी ये पावर्स हैं। और दूसरी जो है नेशनल डेट क्या है और बैंकिंग रूल्स के बारे में उनमें भी इनकी, और एफबीआर से रिलेटेड भी इनकी पावर्स होती हैं, वो किसी को भी समन कर सकते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमेटी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी आप जब पॉलिटिकल साइंस में अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन आ जाए किसी और पार्लियामेंट के साथ तो आपने इकोनॉमिक इसमें जरूर लिखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली स्पेंडिंग जो भी होती हैं उसको, उसमें अगर कोई एरर्स हैं और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो करप्शन से रिलेटेड हो, मिसमैनेज्ड हो, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हो, उनको वो ओवरव्यू करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अपोजिशन का ही मेंबर जो होता है वो उसका हेड होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑडिटर जनरल की जो ईयरली रिपोर्ट आती है उसे भी
एग्जामाइन करते हैं, लूप होल्स को देखते हैं कि कहाँ पर क्या मिसमैनेजमेंट हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं। और ऑडिट की जो ऑडिट जनरल की ऑफिशियल रिपोर्ट आती है हर साल की, वो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पावर में आती है और वो उसे रिव्यू कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो नेक्स्ट चीज अभी आज हम बेसिकली ये जो 4-5 न्यूज़ थी, इनको हमने आपको एक होल पर्सपेक्टिव और टोटलिटी में हमने समझाया कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को अपने पॉलिटिकल साइंस के या करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए और मज़ीद ऐसे कंटेंट के लिए आप द राइट वे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।